अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद पीएमओ कैंप लगा करेंगे, गुवाहाटी, गोड्डा, कहीं केरल में, कहीं राजस्थान में, कहीं उड़ीसा में, जैसा आप गुजरात में करते आए हैं, तो पीएमओ विल वर्क आउट ऑफ दिस प्लेसेस। देखिए, इनको आप शब्दों में मत बांधिए, लेकिन मैं छोटा उदाहरण बताता हूँ। आज देश में क्या है, हमारे विदेश के डेलीगेट आते हैं, विदेशों के महानुभाव, प्रधानमंत्री के साथ साल में 5-6 एक हाई पावर डेलीगेशन की मीटिंग होती है, वो सारी की सारी दिल्ली में होती है। एक तरफ हम टूरिज्म का ब्रांडिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल। मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और मैं उनकी मीटिंग हैदराबाद में करता हूँ, तो हैदराबाद का ब्रांडिंग होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कल मुझे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मिलने आते हैं, प्रेसिडेंट मिलने आते हैं, और मान लीजिए मैंने बनारस में मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अच्छा, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय होता है, बनारस की सफाई होगी कि नहीं होगी, बनारस के अंदर चेतना आएगी कि नहीं आएगी, बनारस के रोजी रोटी का काम बनेगा कि नहीं, और 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, दुनिया भर में मेरा बनारस का ब्रांडिंग हो जाएगा। सुनकर समझ तो गए ही होंगे आप कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही टूरिज्म को लेकर पीएम मोदी का विजन कितना क्लियर था। पीएम मोदी जानते थे कि हिंदुस्तान के पर्यटन में कितनी ताकत है, और पीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि कुर्सी संभालने के बाद वो कैसे भारत के टूरिज्म की तस्वीर बदलने वाले हैं, और बदली भी। सत्ता संभालने के 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए। आज भारत पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में टूरिस्ट भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी के किसी भी कार्यक्रम में, फिर चाहे वो चुनावी रैली हो या G20 की बैठक, इन सब के साथ साथ टूरिज्म कैसे उनके साथ हमेशा मौजूद रहता है, उसकी सबसे ताजा मिसाल है लक्षद्वीप। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है कि इसके हर कोने में नजरें बस ठहर कर रह जाती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में बसा एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मोदी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे तो लक्षद्वीप पूरे देश की सुर्खियां बन गया। लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर देश दंग रह गया। करोड़ों लोगों के जहन में लक्षद्वीप का नाम अगली छुट्टियों के विकल्प के तौर पर कौंधने लगा। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करने के पीछे पीएम मोदी का यही तो मकसद था। वो देश और दुनिया को बताना चाहते थे कि लक्षद्वीप मालदीव से सुंदरता में कहीं से भी पीछे नहीं है। हिंदुस्तान में पर्यटन क्षेत्र के लिए पीएम मोदी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क।
पीएम मोदी ने पर्यटन इंडस्ट्री को चमकाने के लिए अपने अंदाज में काम किया है और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो बार बार कहते थे कि टूरिज्म की ताकत देश को पहचाननी चाहिए। मित्रों, इन सारी चीजों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस विषय के संबंध में मैं मानता हूं और मेरे मन में टूरिज्म यानी लाख आते थे, 1.5 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, ये नहीं है। मेरे दिमाग में साफ है, पूरे विश्व में भारत की छवि को चमकाने के लिए टूरिज्म एक उत्तम से उत्तम रास्ता है। विश्व के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा रास्ता है। और मैंने कभी एक बार कहा था, टूरिज्म यूनाइट्स द वर्ल्ड, टेररिज्म डिवाइड्स द वर्ल्ड। और देश का प्रधानमंत्री पद संभालते ही मोदी ने अपनी सोच को साकार रूप देना शुरू कर दिया। लाल किले की प्राचीर से आजादी के दिन 4 साल पहले पीएम मोदी ने देशवासियों से क्या अपील की थी, सुनिए। जो दुनिया में टूरिस्ट के रूप में भले जाते हो, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूं? लाल किले पर से देश के नौजवानों के रोजगार के लिए, विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। हम बच्चों को आदत डालें, यही हमारा देश है, और एक बार जाना शुरू करेंगे तो वहां व्यवस्थाएं विकसित करने वाले भी लोग आने लग जाएंगे। पीएम मोदी ने पर्यटन को नया आयाम दिया। धार्मिक यात्राओं के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन तक जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हो गया। काशी तो भक्त पहले भी जाते थे, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जो तस्वीर बदली कि अब वो मिसाल बन गई। ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है, और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे। यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं, और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी शहर को देखने का नजरिया ही बदल गया। कॉरिडोर बनने से पहले हर साल 70 लाख श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंचते थे, लेकिन साल 2023 में 5 करोड़ 30 लाख तीर्थयात्रियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। साल 2024 में कुल 6 करोड़ 85 लाख श्रद्धालु विश्वनाथ धाम पहुंचे थे। पिछले 3 साल में 19 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे हैं। मंदिर की आमदनी भी बढ़ी। 13 दिसंबर 2021 से 22 यानी 1 साल के भीतर भक्तों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान किया, जो मंदिर के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ी दान राशि है।
जब किसी शहर के पर्यटन में ऐसा उछाल आता है तो पूरे शहर का विकास होता है। एक चाय वाले से लेकर रिक्शे वाले तक और गाइड से लेकर होटल और साड़ी की दुकान के मालिक तक की आमदनी में इजाफा होता है। काशी के होटल मालिकों का दावा है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में कारोबार करीब 50% बढ़ गया है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां हर कोई कमाता है। गाइड कमाता है, होटल वाला कमाता है, टैक्सी वाला कमाता है, दुकानदार कमाता है, खिलौने वाला कमाता है, फूल वाला कमाता है और चाय वाला भी कमाता है। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी शहर की सूरत बदली, वैसे ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से राम की नगरी पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र के तौर पर उभरी है और श्रद्धालु यहाँ हर रोज एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये अयोध्या है, प्रभु राम की नगरी, वो जगह जहां से राम राज्य की परिकल्पना ने सांस ली, वो धरती जहां से मर्यादा और पुरुषोत्तम दोनों ही नियमों ने सनातन की कीर्ति पूरी दुनिया में पहुंचाई। अयोध्या अब भी वही है, रामलला भी वहां विराजे हैं और अब अयोध्या पूरी दुनिया को भक्ति और आर्थिक शक्ति का नया कहकहरा बढ़ा रही है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। श्री राम चमत्कारों के देवता नहीं थे, वो कर्म के पुजारी थे। उन्होंने दुनिया को कर्म और धर्म के रास्ते पर चलकर देवत्व हासिल करने का रास्ता दिखाया। अयोध्या में पीएम मोदी ने कर्म और धर्म को विकास के स्वर्ण रथ पर सवार कर ऐसा सरपट दौड़ाया कि अयोध्या का राम मंदिर दान के मामले में दुनिया के कई धार्मिक स्थलों से मीलों आगे निकल गया। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक 700 करोड़ से ज्यादा का दान आया है। राम मंदिर देश में सबसे अधिक आय वाला तीसरा मंदिर बन गया है। एक साल में राम मंदिर में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि रामनगरी का कायाकल्प भी हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कॉटेज इंडस्ट्री तक के विकास ने अयोध्या को विकास के पुष्पक पर सवार कर दिया है। हालांकि ये राह आसान नहीं थी। आस्था से अर्थव्यवस्था के जुड़ाव का ये सफर कांटों भरा था, लेकिन नियत और नीति साफ हो तो नियति खुद ब खुद बुलंद हो जाती है। अयोध्या इसका जीता जागता प्रमाण है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चाहूं फिर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में सुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि कैसे किसी शहर के विकास के लिए उसे पर्यटन से जोड़ना है और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते।
तस्वीरें 2023 में पीएम मोदी के आदि कैलाश दौरे की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है आदि कैलाश, जो पंच कैलाश में से एक है। पीएम मोदी नब्ज पकड़ना जानते हैं और आदि कैलाश के दौरे के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इस क्षेत्र का पता नहीं है और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार, कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा मानस खंड धम होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पर्यटन का प्रचार भारतीय संस्कृति के साथ किया, भारतीय आचार व्यवहार के साथ किया। पर्यटन के प्रचार में कहीं भी भारतीयता पीछे नहीं छूटी। पीएम मोदी मौके पर चोट करने के मास्टर माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर 8 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मोदी का वो बयान सुनिए जो उन्होंने देश के धन्ना सेठों का नाम लेकर दिया था। और मैं तो एक और बात कहूंगा, यहाँ जो लोग आए उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूँ, अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? मौजूदा वक्त में डेस्टिनेशन वेडिंग ट्रेंड में है, फैशन में है, यूं कह लीजिए कि स्टेटस सिंबल बन गया है। और मोदी ने इस ट्रेंड को निभाने वालों से अपील की कि डेस्टिनेशन वेडिंग करिए, लेकिन भारत में करिए। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। मोदी सरकार ने साल 2023 को विजिट इंडिया ईयर ही घोषित कर दिया था। 2013-14 के बजट में पर्यटन मंत्रालय के लिए 1357 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जबकि 2023-24 के बजट में 2400 करोड़ का आवंटन किया गया, करीब 77% का इजाफा। साथियों, भारत के समृद्ध फ्यूचर में हम टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। भारत में नेचर, कल्चर, एडवेंचर, कॉन्फ्रेंस, डेस्टिनेशन वेडिंग और हेरिटेज टूरिज्म सबके लिए असीम संभावना है। रन ऑफ कच्छ गुजरात के पूर्व और दक्षिण में फैला सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान, जिसकी सुंदरता आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुकी है। गुजरात की धरती का ये वो सफेद मरुस्थल है जहां एक रात के अनुभव के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। रन ऑफ कच्छ की शुरुआत गुजरात का सीएम रहते हुए मोदी ने की थी। रणोत्सव में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं देशवासियों को अनुरोध करता हूं कि आइए, हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान की सीमा पर बसा एक जिला आपको निमंत्रण दे रहा है।
मित्रों, आज एक वाक्य घर घर में बोला जाता है। जिसको हिंदुस्तानी भाषा नहीं आती है वे भी उस शब्द को बराबर जान गए। विदेश के लोग भी उस शब्द को बोलते हैं और लोग खुद कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ का रणोत्सव पीएम मोदी के विजन का सृजन है। साल 2001 में गुजरात में 7.6 तीव्रता के साथ विनाशकारी भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर था भुज। उस वक्त ये पूरा इलाका मिट्टी का ढेर बन गया था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अपने नेतृत्व में न सिर्फ इस पूरे इलाके को दोबारा खड़ा किया, बल्कि आधुनिक कायाकल्प करके दुनिया के सामने पर्यटन का केंद्र बना दिया। रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। और देखिए, जिस कच्छ में कुछ नहीं था, वहाँ के एक गुमनाम गांव धोर्डो को साल 2021 में यूएन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में धोर्डो। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया का आदिवासी इलाका, जिसे कोई नहीं जानता था, उसे देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी मोदी ने इतना मशहूर कर दिया कि गुजरात के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शुमार हो गया। सातपुड़ा और विंध्य के इस अंचल में बसे आप सभी जनों को प्रकृति ने जो कुछ भी सौंपा है वो अब आधुनिक रूप में आपके काम आने वाला है। देश ने जिन जंगलों के बारे में कविताओं के जरिए पढ़ा, अब उन जंगलों, उन आदिवासी परंपराओं से पूरी दुनिया प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाली। सरसार साहब के दर्शन करने आने वाले टूरिस्ट सरदार सरोवर डैम, सातपुड़ा और विंध्य के पर्वतों के दर्शन भी कर पाएंगे। मैं गुजरात सरकार की फिर से प्रशंसा करूंगा कि वो इस प्रतिमा के आसपास के तमाम इलाकों को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। जो फूलों की घाटी बनी है वैली ऑफ फ्लावर्स, वो इस स्मारक के आकर्षण को और बढ़ाने वाली है। और मैं तो चाहूंगा कि यहाँ एक ऐसी एकता नर्सरी बने कि यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट एकता नर्सरी से एकता का पौधा अपने घर ले जाए और एकता का वृक्ष बोए और प्रतिपल देश की एकता का स्मरण करता रहे। साथ में टूरिज्म यहाँ के जन जन के जीवन को बदलने वाला है। साथियों, इस जिले और इस क्षेत्र का पारंपरिक ज्ञान बहुत समृद्ध रहा है। पीएम मोदी ये मानते भी हैं और लगातार करके भी दिखाते हैं कि पर्यटन वो उम्मीद है जिसके जरिए न सिर्फ गुमनामी का अंधेरा मिटाया जा सकता है, बल्कि पूरे इलाके की तस्वीर और वहां रहने वालों की तकदीर तक बदल जाती है।